राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी। तो यहाँ पे पहला है, चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा के निकट पहुंचा। भारत का चंद्रयान-3 पृथ्वी की 5 अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाने के बाद 1 अगस्त 2023 को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चांद की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए 5 अगस्त 2023 को 22 दिन की यात्रा के बाद सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया। अपने लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते हुए 9 अगस्त को चंद्रयान-3 चंद्रमा की 174 गुणा 1437 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया। इस तरह चंद्रमा की सतह से इसकी दूरी घटती जा रही है। चंद्रयान-3 अच्छी स्थिति में है और वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, जब अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में प्रवेश कर चंद्रमा के करीब जाना शुरू करेगा। अगले चरण में 9 से 17 अगस्त के बीच इसे चंद्रमा की 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया जाना है। 14 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश कर गया। अब 16 अगस्त को यह चांद के 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचेगा। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल विक्रम एक दूसरे से अलग होंगे। तत्पश्चात लैंडर की महत्वपूर्ण डी बूस्ट प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर उतारा जाएगा, जिसमें एक रोवर होगा जो चांद की सतह का विश्लेषण करेगा। 26 किलोग्राम वजनी रोवर प्रज्ञान 1724 किलोग्राम के लैंडर विक्रम के साथ ही है। चंद्रयान-3 अपने सफल प्रक्षेपण के बाद 14 जुलाई से 31 जुलाई तक पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में परिक्रमा किया और फिर 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच यह यान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। ध्यातव्य है कि भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। याद रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। चंद्रयान-3 को LVM-3 Mk4 प्रक्षेपण यान, याद रखिएगा, LVM-3 Mk4 प्रक्षेपण यान रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण यान LVM-3 का वजन 642 टन है। यह भारी उपग्रहों को ले जाने के लिए एक सफल और भरोसेमंद प्रक्षेपण यान है। LVM-3 रॉकेट के संचालन के लिए 3 चरणों, ठोस ईंधन, तरल ईंधन और अंत में क्रायोजेनिक ईंधन यानी कि तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन को पूर्ण करते हुए प्रक्षेपण के लगभग 16 मिनट में ही इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल को 179 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा दिया, जहां रॉकेट से पृथक होकर चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने लगा। चंद्रयान-3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र मैंजिनस इक्वेटर के पास 23 अगस्त या 24 अगस्त को उतरने की संभावना है। यह चंद्रमा तक पहुंचने के लिए 1 महीने में 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी ओवल आकार के मार्ग में तय करेगा। यह चांद की सतह पर उतरने का भारत का दूसरा प्रयास है। 2019 में चंद्रयान-2 मिशन आखिरी चरण में चांद की सतह पर उतरने में विफल हो गया था। अगर भारत सफलतापूर्वक चांद की सतह पर, अब यहाँ पे अगर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वहाँ पे चंद्रयान-3 ने वहाँ पे लैंडिंग कर ली है। भारत सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतरने में सफल रहा तो यह उपलब्धि अर्जित करने वाला वह दुनिया का चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन ने यह उपलब्धि हासिल की है। चीन दुनिया का पहला देश है जो अपने पहले प्रयास में ही 2013 में चांगई 3 मिशन को चांद पर उतारने में सफल रहा। चंद्रयान-3 एक दृष्टि में, यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। चंद्रयान-3 के 3 हिस्से हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल ने लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने का कार्य किया। लैंडर का काम
चंद्रमा की सतह पर उतरकर उसमें मौजूद रोवर को बाहर निकालना है। रोवर चांद की सतह पर खनिजों सहित कई महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करेगा। रूसी चंद्रयान लूना 25 का सफल प्रक्षेपण। भारत के चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के 29 दिन बाद रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस ने 11 अगस्त 2023 को चंद्रमा के लिए अपना चंद्रयान लूना 25 का प्रक्षेपण किया, जो चंद्रयान की सतह पर 21 अगस्त को लैंड करेगा। 47 वर्षों बाद यह चांद के लिए रूस का पहला मिशन है। 47 वर्षों बाद। इससे पूर्व 1979 में लूना 24 मिशन को चांद पर उतारा गया था। लूना 25 को अमूर ओब्लास्ट में वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2 फ्रिगेट रॉकेट से लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण के 564 सेकंड बाद फ्रिगेट बूस्टर रॉकेट के तीसरे चरण से अलग हो गया और लगभग 1 घंटे बाद लूना 25 अंतरिक्ष यान बूस्टर से पृथक हो गया। लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बोगुस्लावस्की क्रेटर क्षेत्र में 21 अगस्त को लैंड करने से पूर्व चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर 3 से 7 दिन बिताएगा। यहाँ से चंद्रमा तक पहुँचने में इस अंतरिक्ष यान को 5 दिन का समय लगेगा। लूना 25 की लंबाई 46.3 मीटर और वजन 1.8 टन है। इसके चांद पर उतरने की अवधि 13 दिन है। यह चांद पर 1 वर्ष तक कार्य करेगा। यह रूसी मिशन चांद से मिट्टी के नमूने लेने, ऑक्सीजन की खोज करने का कार्य करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 के बीच 118 किलोमीटर की दूरी होगी। इस मिशन का उद्देश्य ध्रुवीय क्षेत्र, यानी कि हमारे चंद्रयान 3 का उद्देश्य ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्रमा की सतह से तापीय गुणों को मापना, भूकंपीय गतिविधि का पता लगाना और लूनर क्रस्ट तथा मेंटल की संरचना का चित्रण करना भी है। साउथ पोल पर ही मिशन को क्यों भेजा गया? चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन्स से काफ़ी अलग हैं। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार इसका दायरा बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर × 500 मीटर थी। अब लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर × 2.5 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा, जो कि बन चुका है। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। इस बार लैंडर ने 5 की जगह 4 इंजन क्यों? इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन क्यों हैं? तो इस बार लैंडर विक्रम है। लैंडर का नाम यहाँ पे विक्रम है। चारों कोनों पर लगे 4 इंजन थ्रस्टर तो हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही होगी, ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सकें। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज़्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। 14 दिन का ही मिशन क्यों होगा? पूर्व इसरो वैज्ञानिक मनीष पुरोहित ने बताया कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है, और जब रात होती है तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर सोलर पैनल से पावर जनरेट करेंगे, इसीलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगा। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। लॉन्च वाहन LVM-3M4 इसरो ने हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन की इस चौथी ऑपरेशनल उड़ान ने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया। इसकी ऊंचाई 45.5 मीटर, प्रक्षेपण भार
642 टन, पेलोड भार 3895 किलोग्राम है। प्रोपल्शन मॉड्यूल, यह इंजेक्शन कक्षा से लेकर चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक लैंडर और रोवर को ले जाएगा। इसके अलावा यह अपने साथ एक विशेष यंत्र शेप SHAPE स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ भी ले जाएगा, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी के ध्रुवीय माप सहित कई तरह के अध्ययन करेगा। लैंडर 4 पैरों वाला वाहन है जो रोवर को चंद्रमा की सतह पर ले जाएगा। यह चंद्र सतह का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। मिशन अवधि 1 चंद्र दिन यानी कि 14 दिन, भार 1749.86 किलोग्राम रोवर सहित, माप है 200 × 200 × 116.6 सेंटीमीटर। रोवर का सौर पैनलों द्वारा संचालित 6 पहियों वाला वाहन, यह लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपकरणों से लैस है। इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा? इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की योग्यता है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की विशिष्टता भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के प्रयोग में अपनी रुचि दिखाई थी। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का प्रयोग कॉमर्शियल और टूरिज्म के उद्देश्य के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लान्ड लो अर्थ ऑर्बिट LEO स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। अगला टॉपिक है बाघ गणना रिपोर्ट 2022। 29 जुलाई 2023 को विश्व बाघ दिवस पर, जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है, पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जिम कॉर्बेट रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण NTCA की गणना 2022 रिपोर्ट जारी की। इसे हर 4 साल में होने वाले देशव्यापी बाघ गणना का भारतीय वन्यजीव संस्थान के विश्लेषण पर तैयार किया गया है। इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक अंतरिम बाघ गणना रिपोर्ट जारी की थी। नवीन रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2018 में 2967 बाघ थे। इस दृष्टि से 2022 तक इनकी आबादी सालाना 6.1% की दर से बढ़ी है। पृथ्वी पर, इसे याद रखिएगा, 6.1% की दर से बढ़ी है। पृथ्वी पर जंगलों में रहने वाले बाघों की 75% आबादी भारत में है। देश में बाघों की संख्या पिछले 16 साल में 260% बढ़कर 3682 पर पहुंच गई है, जबकि 2006 में देश में 1411 बाघ ही बचे थे, यानी कि अब ये 3682 पर पहुंच गई है। भारत में बाघों की स्थिति रिपोर्ट के विस्तृत संस्करण में यह तथ्य सामने आए हैं। इसके अनुसार देश में कम से कम 3167 और अधिकतम 3925 बाघ हो सकते हैं। इसीलिए औसत संख्या 3682 मानी गई है। सबसे ज़्यादा 785 बाघ मध्य प्रदेश में हैं। इसे याद रखिएगा, 785 बाघ मध्य प्रदेश में हैं। उत्तराखंड में साल 2006 में जहां 178 बाघ ही बचे थे, आज इनकी संख्या 3 गुना बढ़कर 560 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में भी संख्या 109 से करीब दुगनी बढ़कर 205 पहुंच गई है। यह सभी राज्य शिवालिक गंगा क्षेत्र में आते हैं, जहां बाघों की संख्या 297 से बढ़कर 819 हो चुकी है, 819 हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 53 टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा 260 बाघ उत्तराखंड के
बिट रिजर्व में हैं। इसके बाद बांदीपुर में 150 हैं, नागरहोल में 141 हैं, बांधवगढ़ में 135 हैं, दुधवा में 135 हैं, मधुमलाई में 114 हैं, कान्हा में 105 हैं, काजीरंगा में 104 हैं, सुंदरबनों में 100 हैं, ताडोबा में 97 हैं, सत्यमंगलम में 85 हैं और पेंच में 77 बाघ मिले हैं। कुछ रिजर्व में हालात चुनौतीपूर्ण हैं। करीब 35% को तत्काल सुधारों और संरक्षण के प्रयासों की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। उनमें है रानीपुर उत्तर प्रदेश का, अचानकमर, इंद्रावती व उदांती, सीता नदी छत्तीसगढ़ का, पालमऊ झारखंड का, बोर व सह्याद्री महाराष्ट्र का, सतकोशिया उड़ीसा का, मुकुंदरा व रामगढ़ विषधारी राजस्थान का और कवल तेलंगाना का, मुंडन थुरई तमिलनाडु का, नामेरी असम का, दम्फा मिजोरम का, पाक्के कमलांग व नामदफा अरुणाचल प्रदेश का और बुक्सा पश्चिम बंगाल का है। शिवालिक पर्वत व गंगा के मैदानी क्षेत्र में बाघों की आबादी में 16 साल में 275% की वृद्धि हुई है, जो देश में सबसे अधिक है। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्य भारत क्षेत्र व पूर्वी घाट में 7 राज्य हैं। यहाँ देश के सबसे ज़्यादा बाघ भी हैं। हालांकि इनमें मध्य प्रदेश में 785, राजस्थान में 88 ने काफ़ी बाघ बढ़ाए। यहाँ 28.22% की दर से बाघ बढ़े हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में बाघ घट गए हैं। याद रखिएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाघ बढ़े हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में इनकी संख्या घट गई है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। कर्नाटक, केरल, गोवा और तमिलनाडु राज्यों ने बाघों की संख्या में 270% वृद्धि की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में 9.76% तथा सुंदरवन में 12.88% की दर से बाघ बढ़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार 19.42% की दर से देश में विगत 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 715 बाघ बढ़े हैं। देश के शीर्ष 12 बाघ संख्या वाले राज्य हैं। तो यहाँ पे पहला है, पहले 2018 के बारे में दिया है और 2022 में जो बढ़ के उनकी संख्या हुई है। मध्य प्रदेश में 2018 में 526 थे, 526 थे और 2022 में 785 हो गए हैं। कर्नाटक में पहले 524 थे जो कि अब 563 हो गए हैं। उत्तराखंड में 442 थे जो कि अब 560 हो गए हैं। महाराष्ट्र में 312 थे, 312 थे जो कि अब 444 हो गए हैं। तमिलनाडु में 264 थे जो कि अब 306 हो गए हैं। असम में 190 थे जो कि अब 227 हो गए हैं। केरल में 190 थे जो कि 213 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 173 थे जो कि अब 205 हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में 88 थे जो कि अब 101 हो गए हैं। राजस्थान में 69 थे जो कि अब 88 हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में 48 थे जो कि अब 63 हो गए हैं। बिहार में 31 थे जो कि अब 54 हो गए हैं। PSLV C-56 से 7 सिंगापुर के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। 30 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहन PSLV C-56 से सिंगापुर के 7 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण के 23 मिनट बाद ही 360 किलो वजनी उपग्रह DSSAR रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में 535 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने पूरी तरह व्यावसायिक इस मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न कर चमकदार भविष्य की ओर बड़ा कदम बढ़ाया। PSLV ने सबसे पहले प्रमुख उपग्रह DSSAR को निर्धारित कक्षा में अलग
किया। फिर बाकी उपग्रह बारी बारी रॉकेट से अलग हुए। सभी उपग्रह 5 अलग अलग परिक्रमा कक्षाओं में छोड़े गए हैं। कक्षा में स्थापित किए गए 7 उपग्रह हैं: DSSAR, वेलॉक्स AM, ऑर्किड, एटमॉस्फेयर कपलिंग व डायनामिक एक्सप्लोरर, स्कूप 2, NU लायन, ग्लासिया 2 और ORB-12 स्ट्राइडर। वेलॉक्स AM 23 किलोग्राम वजनी एक सूक्ष्म उपग्रह है। PSLV C-55 से इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को सिंगापुर के ही 2 उपग्रहों टेलीओएस-2 ल्यूमलाइट 4 का सफल प्रक्षेपण किया था। अंतरिक्ष में भारत अनूठा प्रयोग। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा PSLV C-56 रॉकेट के नवीनतम प्रक्षेपण की सफलता के बाद एक अनूठा परीक्षण करते हुए रॉकेट के बचे हुए हिस्से को वापस पृथ्वी की ओर 300 किलोमीटर ऊंची कक्षा में लाया गया। अब यह अगले 2 महीने में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके नष्ट हो जाएगा। ऐसा न करते तो रॉकेट का मलबा अगले कई दशकों तक अंतरिक्ष में बना रहता। PSLV मिशन के चौथे चरण के दौरान वैज्ञानिकों ने यह अनूठा और सफल परीक्षण को अंजाम दिया। 570 किलोमीटर ऊंची निर्धारित कक्षा में पहुंचने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने रॉकेट को वहीं भटकता छोड़ने के बजाय कुछ नीचे स्थित कक्षा में लाने का निर्णय लिया। इसरो के इस सफल प्रयोग से अंतरिक्ष में मलबा घटेगा और उपग्रहों व आगामी मिशन को नुकसान की आशंका भी कम होगी। सामान्यतः किसी सफल मिशन के बाद रॉकेट का बचा हिस्सा अंतरिक्ष में ही बेहद ऊंची कक्षा में छोड़ दिया जाता है। यह दशकों तक भटकता और पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ बना रहता है। इस दौरान जब दूसरे मिशन व उपग्रह भेजे जाते हैं तो उनसे मलबा के टकराने का खतरा बना रहता है। पहली बार इसरो द्वारा सभी उपग्रह अलग अलग करने के बाद PSLV रॉकेट को वापस पृथ्वी की ओर लाने का चौथा चरण रखा गया। इसमें रॉकेट के बचे हिस्से को नियंत्रित ढंग से पृथ्वी की ओर निचली कक्षा में लाया गया। अगला पॉइंट है, इस प्रयोग का बड़ा लाभ यह है कि रॉकेट का बचा हिस्सा 2 महीने में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर खुद ही नष्ट हो जाएगा। यानी जो मलबा खत्म होने में कई दशक लग जाते हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने उसे 2 महीने में खत्म करने की व्यवस्था कर ली है। इसरो ने कहा यह मलबा जितने कम समय अंतरिक्ष में रहेगा उतने ही खतरे कम होंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नए त्रिभुजाकार संसद भवन में पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं एवं हाईटेक व्यवस्थाएं हैं। इसमें लोकसभा कक्ष में 888 तथा राज्यसभा कक्ष में 384 सीटों की व्यवस्था की गई है, जबकि तीसरे संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटों वाला वृहद हॉल बनाया गया है। 28 मई को संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के साथ सोने की परत वाले सेंगोल की स्थापना पूजा अर्चना के साथ प्रधानमंत्री ने की। प्राचीन काल से ही राजदंड के रूप में माना जाने वाला सेंगोल केवल सत्ता का ही प्रतीक नहीं बल्कि राजा के सामने सदा न्यायशील बने रहने का तथा राज्य के प्रति समर्पित रहने के वचन का भी प्रतीक रहा है। सेंगोल का इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि भारत की स्वतंत्रता का हस्तांतरण भी सेंगोल के साथ ही हुआ था। 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को आधी रात को सेंगोल सौंपा था। बाद में इसे इलाहाबाद में संग्रहालय में रख दिया गया था। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार कांग्रेस के नेतृत्व में 20 विपक्षी दलों ने किया। उनका कहना था कि यह उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए था। इसके लिए एक याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहले चरण में प्रातः 7:30 से 8:30 बजे तक हवन पूजा के पश्चात 8:30 बजे
लोकसभा में सेंगोल स्थापित किया गया। 12 बजे दूसरे चरण में राष्ट्रगान के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के संदेश पढ़े गए। लोकसभा स्पीकर का संबोधन भी हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर ₹75 मूल्य का एक स्मारक सिक्का व डाक टिकट प्रधानमंत्री ने जारी किया। लगभग 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया है। इस भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी तथा इसका निर्माण 15 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ था। त्रिकोणीय आकार का यह नया भवन वस्तुतः एक षटकोण है। इसके मुख्य आर्किटेक्ट गुजरात के विमल पटेल हैं। उनकी आर्किटेक्चर कंपनी HCG डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने ही नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा एवेन्यू व संबंधित भवनों का डिज़ाइन तैयार किया है तथा इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। नए संसद भवन में प्रवेश के लिए 3 मुख्य द्वार व 3 उपद्वार हैं। तीनों मुख्य द्वार जल, थल व नभ को समर्पित हैं। इन्हें क्रमशः ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार नाम दिया गया है। इसके लोकसभा कक्ष की थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर, पर जो राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थापित है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र इसमें सजोए गए हैं। भवन के ऊपर शीर्ष में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के 4 सिंह स्थापित हैं। भारत की प्राचीन कलाओं व सांस्कृतिक विविधता को संसद भवन की दीवारों पर दर्शाया गया है। नेविगेशन उपग्रह NVS-01 का सफल प्रक्षेपण। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 29 मई 2023 को उठाया, जब इसके लिए सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने शक्तिशाली भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK2 F12 के द्वारा किया गया। इसे याद रखिएगा, ये है GSLV MK2 F12 के द्वारा किया गया। 51.7 मीटर ऊंचे GSLV 2 2232 यानी कि 2232 किलोग्राम वजन के NVS-01 को लेकर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 29 मई को प्रातः 10:42 बजे उड़ान भरी तथा 19 मिनट में इसने उपग्रह को 251 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू समस्थानिक स्थानांतरण कक्ष यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया, जहां से इसे इसके निर्धारित कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली 20 मीटर तक ही सटीक पोजीशनिंग बता सकती है। इस नाविक प्रणाली की मजबूती के लिए अब दूसरे चरण में सेकंड जनरेशन सैटेलाइट के प्रक्षेपण की इसरो की योजना है। मई 2023 को प्रक्षेपित NVS-01 इसी श्रृंखला में पहला उपग्रह है। अमेरिका के GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की तरह भारत ने भी अपना क्षेत्रीय नेविगेशन इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS विकसित किया है, जिसके तहत स्वदेशी नेविगेशन सुविधा के लिए 7 उपग्रहों यानी कि INSS-1A से IRNSS-1G का प्रक्षेपण 2013 से 16 के दौरान किया गया था। इसके पहले उपग्रह IRNSS-1A का प्रक्षेपण 1 जुलाई 2013 को तथा 7वें तथा अंतिम उपग्रह IRNSS-1G का प्रक्षेपण 28 अप्रैल 2016 को किया गया था। बाद में इस प्रणाली का नाम भी IRNSS से बदलकर नाविक नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन कर दिया गया था। अगला पॉइंट है बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर। जुलाई 2023 के आखिरी सप्ताह में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने
वाला पहला भारतीय शहर बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए एक सहयोगात्मक रूप से शोध करता है और खुफिया जानकारी साझा करता है। बेंगलुरु WCCF में शामिल होने वाला दुनिया का 41वां शहर है, जिसमें पहले से ही न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे 6 महाद्वीपों के 40 शहर शामिल हैं। पिछले वर्ष में बेंगलुरु के सांस्कृतिक सार को WCCF द्वारा अनबॉक्सिंग बेंगलोर नामक सहयोगी परियोजना के हिस्से के रूप में मल्टीमीडिया संपत्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF की स्थापना 2012 में हुई थी। लंदन के सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योगों के उप महापौर जस्टिन सिमन्स ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 में महारानी एलिजाबेथ ने लंदन में जस्टिन सिमन्स की महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी। प्रशंसा के प्रतीक के रूप में जस्टिन सिमन्स को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE से सम्मानित किया गया। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। राजस्थान विधानसभा में 21 जुलाई 2023 को एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ जिसका नाम है राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक। कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 का उद्देश्य राज्य में लोगों को अतिरिक्त आय सहायता प्रदान करना है। इस विधेयक का उद्देश्य नागरिकों को मुद्रास्फीति से निपटने और उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करना है। विधेयक में 3 व्यापक श्रेणियां हैं: न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के प्रमुख घटक हैं। न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार। यह विधेयक प्रत्येक वयस्क नागरिक को वर्ष में 125 दिन न्यूनतम आय की गारंटी देता है। प्रत्येक वयस्क नागरिक को शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी योजना गारंटी योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MG नरेगा NREGA के माध्यम से न्यूनतम आय प्राप्त होगी। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मनरेगा के 100 दिनों में अतिरिक्त 25 दिन का और रोजगार सुनिश्चित करेगा। गारंटीकृत रोजगार का अधिकार होगा। शहरी और ग्रामीण रोजगार योजनाओं में कार्य पूरा होने के बाद सरकार साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगी। एक नामित अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल पंजीकृत जॉब कार्ड पते के 5 किलोमीटर के अंतर्गत हों। यदि आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो आवेदक को साप्ताहिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, परंतु किसी भी मामले में यह अवधि 1 पखवाड़े से अधिक नहीं होगी। गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि वृद्धावस्था, विशेष रूप से विकलांग, विधवा और एकल महिलाओं जैसी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों को पेंशन मिले। वित्तीय वर्ष 2024-25 से पेंशन में 2 किस्तों में 15% की वार्षिक वृद्धि की जाएगी। नगद हस्तांतरण योजनाओं में अंतर। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक अद्वितीय है क्योंकि यह कानूनी रूप से न्यूनतम आय सहायता और गारंटीकृत रोजगार एवं पेंशन दोनों सुनिश्चित करता है, जो इसे नियमित नगद हस्तांतरण योजनाओं से अलग करता है। यह विधेयक महात्मा गांधी के व्यापक कल्याणकारी उपायों के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह विधेयक राज्य के सभी परिवारों को कवर करता है। इसके साथ विभिन्न कमजोर समूहों को रोजगार और पेंशन सहायता प्रदान करता है। इस विधेयक के कारण नगद हस्तांतरण योजनाओं का कवरेज सीमित हो सकता है। इस विधेयक में पेंशन में वार्षिक वृद्धि करना शामिल है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बनाए रखा जाए। नगद हस्तांतरण योजनाओं में इस प्रकार के प्रावधान नहीं हो सकते हैं। यह विधेयक सामाजिक सुरक्षा के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है, जिसका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना है।
विश्व का पहला नैनो डीएपी तरल। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को IFFCO द्वारा विकसित विश्व के पहले इफ़को नैनो डीएपी तरल का लोकार्पण किया। इफ़को नैनो डीएपी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस युक्त एक नैनो उर्वरक उत्पाद का शुभारंभ भारत को खाद्य उत्पादन और उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। तरल डीएपी में 8% नाइट्रोजन और 16% फॉस्फोरस होता है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को द्वारा इसे विकसित किया गया है। तरल डीएपी के माध्यम से लगभग 90 लाख मीट्रिक दानेदार डीएपी के उपयोग को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में 18 करोड़ तरल डीएपी की बोतलों का निर्माण किया जाएगा। अमेजन इंडिया का श्रीनगर में पहला फ्लोरिंग स्टोर। अमेजन इंडिया 27 जुलाई 2023 को अपने अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम आई हैव अ स्पेशल के हिस्से के रूप में श्रीनगर कश्मीर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। यह पहल ग्राहकों को विश्वसनीय और सुविधाजनक डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेजन इंडिया की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है। साथ ही साथ छोटे व्यवसायों को लाभकारी कमाई के अवसरों को उठाने में सहायक है। यह स्टोर कंपनी के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है जो 2015 में शुरू हुआ था। यह कार्यक्रम स्थानीय दुकानों और भागीदारों का उपयोग करके दूर के स्थानों में ग्राहकों को पैकेज देने में मदद करता है। अमेजन इंडिया का आई हैव स्पेस लास्ट माइल डिलीवरी प्रोग्राम स्थानीय दुकानों और व्यापारियों के साथ सहयोग करता है ताकि उन्हें उनके अपने दुकानों के 2 से 4 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उत्पादों की वितरण करने की क्षमता मिले, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय के विकल्प प्राप्त हो सकें। अगला पॉइंट है भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल। भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप GCRG के चैंपियन समूह में 7 जुलाई 2023 को शामिल हो गया है। ध्यातव्य है कि GCRG के चैंपियंस ग्रुप में शामिल होने का निर्णय भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। GCRC की स्थापना मार्च 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा एवं वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए की गई थी। भारत को GCRC के चैंपियंस ग्रुप में शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से निमंत्रण मिला था। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम संजय वर्मा को GCRG प्रक्रिया के लिए शेरपा नामित किया गया है। चैंपियंस ग्रुप में वर्तमान में बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल की सरकारों या राज्यों के प्रमुख शामिल हैं। समूह में भारत के शामिल होने से विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए परिणाम उन्मुख समाधान खोजने में संयुक्त राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों को मजबूती मिलेगी। GCRC की स्थापना खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त से परस्पर जुड़े संकटों को संबोधित करने के लिए की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करना और देशों को इन संकटों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करने के लिए रणनीतियों को विकसित करना है। GCRG का उद्देश्य समाधान जुटाना और दुनिया के सामने आने वाली परस्पर चुनौतियों का समाधान करने में निर्णय निर्माताओं की सहायता करना है। शिक्षा पर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 7 जुलाई 2023 को वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 PGI पर रिपोर्ट जारी की है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 का उद्देश्य इष्टतम शिक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को बहुआयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करना है। यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणी में ग्रेड करता है।
कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष 5 ग्रेड में जगह नहीं बना सका। रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा में चंडीगढ़ और पंजाब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्य रहे हैं। पंजाब और चंडीगढ़ को इंडेक्स की 6ठी ग्रेड में शामिल किया गया है। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और तमिलनाडु को 7वें ग्रेड पर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम को सबसे नीचे के ग्रेड पर रखा गया है। PGI 20 की 6 मानक राज्यों की इस ग्रेड को जिन 6 मानकों के आधार पर तैयार किया गया है उनमें लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, स्कूल तक पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़, समानता, गवर्नेंस मैनेजमेंट और टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शामिल हैं। इन सभी के 73 अलग अलग मानकों के आधार पर राज्यों को अंक दिए गए हैं। PGI के तहत जो 10 श्रेणियां बनाई गई हैं वह 1000 अंकों के आधार पर हैं। उनमें दक्ष 941 से 1000, उत्कर्ष 881 से 940, अति उत्तम 821 से 880, उत्तम 761 से 820, प्रचेष्टा 1 701 से 760, प्रचेष्टा 2 641 से 700, प्रचेष्टा 3 होगा ये अगला, प्रचेष्टा 3 581 से 640, आकांक्षी 2 461 से 520 और आकांक्षी 3 401 से 460 शामिल है। PGI 2 की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 5 श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं है, जबकि 6वीं श्रेणी में यानी प्रचेष्टा 2 में पंजाब व चंडीगढ़ ने जगह पाई है। 7वीं श्रेणी यानी कि प्रचेष्टा 3 में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु हैं। ओवरऑल रैंकिंग की 8वीं श्रेणी यानी कि आकांक्षी 1 में 13 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने स्थान बनाया है। इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप एवं दादर नगर हवेली शामिल हैं। 9वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 2 में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, असम, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर सहित 12 राज्यों ने जगह बनाई है। 10वीं श्रेणी यानी कि आकांक्षी 3 में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम हैं। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल विमान और 3 पनडुब्बियां खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत ने नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 14 जुलाई 2023 को दी। भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से पहले ही 36 राफेल विमान खरीदे जा चुके हैं। DAC ने यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान दी थी। DAC रक्षा खरीद पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च इकाई है। अंतर सरकारी समझौते के आधार पर फ्रांसीसी सरकार से भारतीय नौसेना के लिए सहायक उपकरण, हथियार, सिम्युलेटर, स्पेयर, दस्तावेजीकरण, चालक दल प्रशिक्षण आदि के साथ 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद हेतु स्वीकृति प्रदान की। भारतीय नौसेना स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और विक्रांत पर तैनात करने के पुराने MiG-29 के स्थान पर एक उपयुक्त लड़ाकू विमान की तलाश कर रही थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 20-21 जुलाई 2023 को भारत की यात्रा की। भारत और श्रीलंका के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे थे। राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री विक्रमसिंघे की यह पहली भारत यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के बीच 21 जुलाई को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में दोनों ने आर्थिक सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई। इन समझौतों में नवीकरणीय ऊर्जा पर समझौता और श्रीलंका के त्रिंकोमाली में
आर्थिक विकास परियोजना पर सहयोग से जुड़ा समझौता शामिल है। श्रीलंका में यूपीआई के जरिए लेन देन के लिए NIPL इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और श्रीलंका पे के बीच नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता हुआ। इससे दोनों देशों के बीच भुगतान प्रणाली सरल होगी। भारत और श्रीलंका ने इस दौरान प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी शीर्षक से एक विजन दस्तावेज अपनाया, जो भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए समुद्री, वायु, ऊर्जा और लोगों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इसका उद्देश्य पर्यटन, बिजली, व्यवसाय, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में आपसी सहयोग को गति देना है। यह विजन डॉक्यूमेंट 5 स्तंभों पर आधारित है, जो इस प्रकार हैं। पहला है समुद्री कनेक्टिविटी। यह क्षेत्रीय लॉजिस्टिक और शिपिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से कोलंबो, त्रिंकोमाली और कांके संथुराई में बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स के विकास में सहयोग की रूपरेखा तैयार करता है। अगला पॉइंट है, इसमें भारत में नागपट्टिनम और श्रीलंका में कांके संथुराई के बीच यात्री नौका सेवा को फिर से शुरू करने के अलावा रामेश्वरम और तलाई मन्नार के बीच नौका सेवाओं को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की दिशा में काम करने की भी बात कही गई है। हवाई कनेक्टिविटी चेन्नई और त्रिंकोमाली, बट्टिकलोवा और श्रीलंका के अन्य गंतव्यों के बीच कनेक्टिविटी की खोज के अलावा चेन्नई और कोलंबो के बीच उड़ानों का विस्तार किया गया है। ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी श्रीलंका के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 70% बिजली प्राप्त करने के लिए इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर MOU शामिल है। बिजली व्यापार को सक्षम करने के लिए उच्च क्षमता वाले पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए BBIN बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल पहल शामिल है। समपुर सौर ऊर्जा परियोजना और तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, हरित हाइड्रोजन का पता लगाना। चौथा है लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी। दोनों देश पर्यटन को बढ़ाने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने और भारत के बौद्ध सर्किट और रामायण ट्रेल के साथ साथ श्रीलंका में बौद्ध, हिंदू और अन्य धार्मिक पूजा के प्राचीन स्थानों को लोकप्रिय बनाने की भी योजना बना रहे हैं। पांचवा है श्रीलंका में UPI की स्वीकृति पर समझौता। 21 जुलाई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में UPI की स्वीकृति पर एक नेटवर्क से नेटवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। NIPL और लंका पे के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो श्रीलंकाई नागरिकों को विभिन्न लेन देन के लिए UPI आधारित भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने की अनुमति देता है, जो निर्बाध और कुशल सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देता है। श्रीलंका से पहले भारत की UPI सेवा को सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और भूटान और फ्रांस ने अपनाया है। दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में एरावत 75वें स्थान पर। CDEC पुणे में स्थापित AI सुपर कंप्यूटर एरावत AIRAWAT एरावत को दुनिया में 75वां स्थान दिया गया है। 23 मई 2023 को जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में इसकी घोषणा की गई। यह भारत को दुनिया भर में AI सुपर कंप्यूटिंग देशों में शीर्ष पर रखता है। यह प्रणाली भारत सरकार द्वारा AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित की गई है। एरावत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDEC पुणे में एक AI सुपर कंप्यूटर है। यह 13,170 टेराफ्लॉप की उल्लेखनीय गति के साथ भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है। शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में इसे दुनिया में 75वां स्थान दिया गया था। वहीं भारत के ही परम सिद्धि AI 131वें स्थान, प्रत्युष 169वें स्थान और मिहिर सुपर कंप्यूटर 316वें स्थान पर
है। 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में अमेरिका का फ्रंटियर शीर्ष स्थान पर है। यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका के टेनेसी के ओकरीज नेशनल लैब में स्थापित है। विश्व के शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर हैं। तो पहला है यहाँ पे फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है, फुकागू जो कि जापान का है, लूमी जो कि फिनलैंड का है। इसे याद रखिएगा। फ्रंटियर पहला है अमेरिका का, फिर है फुकागू जापान का, फिर लूमी है फिनलैंड का, लियोनार्डो जियोन है इटली का, समिट है IBM अमेरिका का। संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 2023। संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल माध्यम से भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन की थीम थी सुरक्षित SCO की ओर, टूवर्ड सिक्योर SCO। यहाँ सिक्योर का अर्थ है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। SCO राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया। इनमें अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है तथा कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सहयोग और दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। सदस्य देशों ने युद्ध और मादक पदार्थों से मुक्त एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के निर्माण पर बल दिया। सदस्य देश वर्ष 2024 को SCO पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुए शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और समूह के अन्य नेता शामिल हुए। अपनी टिप्पणी में ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने उम्मीद जताई कि SCO में ईरान की उपस्थिति सामूहिक सुरक्षा और सतत विकास के साथ साथ देशों के बीच एकता हासिल करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। SCO की स्थापना 2001 में संघाई में एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों की ओर से की गई थी। वहीं वर्ष 2017 में भारत के साथ पाकिस्तान इसका स्थायी सदस्य बना था। संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में प्रस्तावित है। सम्मेलन में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ने पर्यवेक्षक देश के रूप में हिस्सा लिया। ईरान SCO का नया सदस्य देश, ये याद रखिएगा, ईरान SCO का नया सदस्य देश। ईरान 4 जुलाई 2023 को संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया। यह सदस्यता ईरान को SCO के 23वें ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में मिली, जिसकी मेजबानी भारत ने की है। ईरान को SCO का पूर्ण सदस्य बनने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं इस मौके पर राष्ट्रपति रईसी और ईरान के लोगों को बधाई देता हूं। साथ ही हम बेलारूस की SCO सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर करने का भी स्वागत करते हैं। J&K में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 जुलाई 2023 को केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया, जो स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों की 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगा। टेलीमानस संकटग्रस्त लोगों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करेगा। इसके अलावा मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में मानसिक स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों पर J&K हेल्थ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और जम्मू कश्मीर में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 56.18 करोड़ रुपए की 44 स्वास्थ्य सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। उन्होंने स्वास्थ्य प्रणाली के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए T3 टेस्ट, ट्रीट और टॉक एनीमिया शिविर,
गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग कार्यक्रम तथा ओपीडी पंजीकरण के लिए स्कैन और शेयर सेवाएं सहित कई नई पहल लॉन्च की। टेलीमानस चैटबॉट। केंद्र सरकार ने बजट 2022 में भारत के राष्ट्रीय टेलीमानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेलीमानसिक स्वास्थ्य सहायता और राज्यों में नेटवर्किंग टेलीमानस की घोषणा की थी। टेलीमानस एक द्विस्तरीय प्रणाली है। टियर 1 में राज्य टेलीमानस सेल शामिल हैं, जिसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। टियर 2 में शारीरिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP मेडिकल कॉलेज संस्थानों या ऑडियो विजुअल परामर्श के लिए ई-संजीवनी के विशेषज्ञ शामिल हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए ई-कामरा परियोजना की शुरुआत की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 280 करोड़ रुपए की ई-कामरा परियोजना की हाल ही में शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर के परिवेश को बढ़ाना है। 2019 में लॉन्च की गई ई-कामरा योजना ई-कामरा क्षेत्र भुवनेश्वर का प्राचीन नाम है में ऐतिहासिक भगवान शिव मंदिर के आसपास की लगभग 80 एकड़ भूमि को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। ई-कामरा क्षेत्र मंदिरों के शहर भुवनेश्वर में प्राचीन बलुआ पत्थर के मंदिरों, पुराने तालाबों और पानी टैंकों की एक श्रृंखला है। इस क्षेत्र में स्मारकों की संपदा 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 15वीं शताब्दी ईस्वी तक 2000 वर्षों की एक प्राचीन वास्तुकला एवं ऐतिहासिक विरासत का प्रमाण है। श्री लिंगराज मंदिर के आसपास 80 एकड़ भूमि का आवंटित क्षेत्र, जिसमें विभिन्न स्मारक, पवित्र टैंक और जल निकाय शामिल हैं। परियोजना का उद्देश्य प्राचीन विरासत की भव्यता को पुनर्स्थापित करना है। प्रथम चरण में ई-कामरा क्षेत्र के विकास में वहां की वास्तुकला और पुरातात्विक विरासत को पुनर्स्थापित किया जाएगा। पैदल यात्रियों का आवागमन सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए 4 से 10 मीटर चौड़े छायादार पैदल मार्गों के साथ 12 से 18 मीटर चौड़ा मिश्रित यातायात लेन का निर्माण किया जाएगा। खनिज विकास और नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोचैम ASSO-CHEM बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कोलकाता में एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नामित किया गया। NMDC द्वारा प्राप्त पुरस्कारों में खनिज विकास पुरस्कार और एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड शामिल थे। ये पुरस्कार खनन क्षेत्र में NMDC के महत्वपूर्ण योगदान और इसकी अनुकरणीय मानव संसाधन प्रथाओं को मान्यता देते हैं। NMDC भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ दुनिया में 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश के खनिज विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी का अत्याधुनिक अनुसंधानों और विकास R&D केंद्र उत्पादकता बढ़ाने और टिकाऊ खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने और उन्नत लाभकारी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर केंद्रित है। NMDC शून्य अपशिष्ट खनन और निरंतर नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है, जो खनन उद्योग के विकास और उन्नति में योगदान देता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत के गुजरात के शहर सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। इस इमारत में हीरे के व्यवसाय से जुड़े कटर्स, पॉलिशर्स और व्यापारी वर्ग के सभी लोगों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। विश्व की इस सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का नाम सूरत डायमंड बॉर्स है, यानी कि डायमंड बॉर्स रखा गया है। दुनिया के जेम कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध सूरत की इस इमारत को वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है। भारत में बनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग 65,000 कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है। इस इमारत का क्षेत्रफल 67 लाख हेक्टेयर फीट है। इस इमारत में 15 मंजिलें बनी हैं और 9 आयताकार संरचनाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 4 साल में बनकर तैयार हुई इस बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2023 में
करेंगे। नरेंद्र मोदी नवंबर 2023 में करेंगे। डायमंड बोर्स से पहले अमेरिका की पेंटागन बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस इमारत मानी जाती थी। सन 1943 में अमेरिका के शहर अर्लिंगटन में यह इमारत बनाई गई थी। यह इमारत 7 मंजिल की है और इसमें 26,000 लोग काम कर सकते हैं। यह इमारत 23.5 यानी कि 23.5 मीटर ऊंची और इसका फ्लोर एरिया 62,30,000 वर्ग मीटर है। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में प्रारंभ। गुजरात के सूरत में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना KAPP में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KAPP-3 ने 30 जून 2023 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। इसे असैनिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने देश भर में 16 700 मेगावाट दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर PHWR बनाने की योजना बनाई है। PHWR दाबित भारी पानी रिएक्टर एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है जो ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करता है और शीतलक तथा मॉडरेट के रूप में भारी पानी का प्रयोग करता है। राजस्थान के रावतभाटा RAPS 7 और 8 और हरियाणा के गोरखपुर GHAVP 1 और 2 में 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण चल रहा है। केंद्र सरकार ने अन्य 4 स्थानों हरियाणा में गोरखपुर, मध्य प्रदेश में चुटका, राजस्थान में माही बांसवाड़ा और कर्नाटक में कैगा में बेड़े मोड़ में 10 स्वदेशी रूप से विकसित PHWR के निर्माण को मंजूरी दी है। नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, जहां पे हमने पिछले वीडियो में सिविल सेल पढ़ा था, आप उसे प्लीज़ सिकल सेल ही मानिएगा, NSCAEM 2047 का उद्घाटन किया। मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटाना है। NSCAEM सिकल सेल रोग की जांच के लिए एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। न केवल रोगियों बल्कि उनके परिवारों पर भी इसके प्रभाव की पहचान की गई है। इस मिशन में बीमारी के बारे में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग और जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल है। सिकल सेल विशेषता वाले लोगों की पहचान करके अगली पीढ़ी में बीमारी के स्थानांतरण को रोकना है। 3 वर्षों के दौरान इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच करना है जो 40 साल से कम उम्र के हैं। सिकल सेल रोग SCD, जिसे सिकल सेल अनीमिया के रूप में भी जाना जाता है, एक आनुवांशिक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना और कार्य को प्रभावित करता है। यह हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण एक विरासत में मिली स्थिति है जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इस विकार के परिणामस्वरूप लगातार अनीमिया, तीव्र दर्द, अंग की खराबी, पुरानी अंग क्षति और जीवन प्रत्याशा में काफ़ी कमी की एक प्रणालीगत स्थिति होती है। इस मिशन के शुभारंभ के साथ सरकार का लक्ष्य मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाते हुए 2047 तक देश से सिकल सेल अनीमिया को समाप्त करना है। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का तेलंगाना में उद्घाटन। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन 22 जून 2023 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के संकरपल्ली मंडल के कोंडाकल गांव में हुआ। मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टैंडलर रेल के यूनाइटेड एंटरप्राइज द्वारा निर्मित इस कोच फैक्ट्री का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया। कंपनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रेलवे उत्पाद डिज़ाइन बनाती है।
मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के अवसर पर कहा कि राज्य को इस बात पर गर्व है कि घरेलू कंपनी मेधा सर्वो ड्राइव्स तेलंगाना के लिए रेल कोच बनाएगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक कश्यप रेड्डी ने कहा कि फैक्ट्री के पहले चरण में 805 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ लगभग 100 एकड़ में इस फैक्ट्री को स्थापित किया गया है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 500 कोच और 50 लोकोमोटिव है। मेधा सर्वो ड्राइव्स भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा प्रणोदन उपकरण आपूर्ति करता है। यह एकमात्र ऐसी भारतीय फर्म है जिसके पास इन हाउस अनुसंधान और विकास सुविधाएं हैं। 2017 में मेधा ग्रुप के निजी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लिए तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम TSIIC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। 13 अगस्त 2020 को इस कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई थी। जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया। यह स्मारक स्मार्ट सिटी परियोजना का एक हिस्सा है। स्मारक का उद्देश्य उन साहसी शहीदों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। यह स्मारक कश्मीर के लाल चौक स्थित प्रताप पार्क में निर्माणाधीन है। स्किल इंडिया ने जम्मू कश्मीर की नमदा कला को पुनर्जीवित किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पहल के तहत कश्मीर के नमदा शिल्प को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम UK को निर्यात के लिए नमदा कला उत्पादों का पहला बैच हाल ही में भेजा गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य के 6 जिलों के लगभग 2200 उम्मीदवार विलुप्त हो रही कला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 14 जुलाई 2023 को यूनाइटेड किंगडम UK को निर्यात के लिए नमदा कला उत्पादों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। हस्तशिल्प और एवं कालीन क्षेत्र कौशल परिषद के अध्यक्ष अरशद मीर ने कहा कि नमदा कला की दुनिया में हमेशा भारी मांग रही, लेकिन पिछली सरकार ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और कला लगभग खत्म हो रही थी। एक बयान के अनुसार हस्तशिल्प और श्रीनगर कालीन प्रशिक्षण और बाजार केंद्र जैसे स्थानीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से जम्मू और कश्मीर में इस पायलट परियोजना का सफल क्रियान्वयन हुआ। कौशल विकास को बढ़ावा देने और आकर्षित करने में यह प्रोजेक्ट सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है। नमदा प्रोजेक्ट की शुरुआत 2021 में की गई थी। नमदा शिल्प सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक के माध्यम से भेड़ के ऊन से बनाते गलीचा है। युद्धपोत INS कृपाण को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया। INS कृपाण को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत INS कृपाण को 22 जुलाई 2023 को सेवा मुक्त कर संपूर्ण हथियारों से लैस वियतनाम पीपुल्स नेवी VPN को सौंप दिया। जहाज को वियतनाम के कैम रेन नौसैनिक अड्डे पर आयोजित एक समारोह में सौंपा गया। यह पहला अवसर है जब भारत ने किसी मित्र देश को पूर्ण परिचालित युद्धपोत उपहार स्वरूप सौंपा है। भारतीय नौसेना ने वियतनाम पीपुल्स नेवी को INS कृपाण का स्थानांतरण हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा भागीदार होने की भारतीय नौसेना की स्थिति के प्रतीक के रूप में किया है। अपनी एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में भारत का लक्ष्य इसमें सक्रिय मित्रवत नौसेनाओं के लिए क्षमताएं तैयार करना है। 1991 में भारतीय सेना में कमीशन होने के बाद से ही INS कृपाण भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक अभिन्न अंग बना रहा और पिछले 32 वर्षों में कई ऑपरेशनों में हिस्सा लिया है। लगभग 12 अधिकारियों और 100 नाविकों द्वारा संचालित यह युद्धपोत 90 मीटर लंबा और 10.45 मीटर चौड़ा है और इसकी अधिकतम मालवाहक क्षमता 1450 टन 1450 टन है।